हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मार्च 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और डेली की तरह आपके लिए एक डेली क्वेश्चन रखा जाता है सबसे लास्ट में, जिसका आपको आंसर देना होता है कमेंट करके। बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, कमेंट करके आंसर दिया करो, क्योंकि आपकी ही तैयारी होती है, इससे आपको ही पता लगेगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करो। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करते हैं। तो आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए एफआईआर शुरू की है? किसके जरिए बेटा? ईमेल, मतलब ऑनलाइन अब क्या है, आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो। ठीक है, ईमेल के जरिए एफआईआर होगी। ठीक है, एफआईआर होगी। इसको क्या बोलेंगे? ईएफआईआर बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? ईएफआईआर बोला जाएगा, जो ईमेल के जरिए होने वाली है। ठीक है, ये तो कौन से राज्य ने शुरू की है? तो ये जम्मू कश्मीर ने शुरू किया। किसने बेटा? जम्मू कश्मीर राज्य ने क्या ये शुरू की है। ठीक है, मतलब अब क्या है, आप अपनी ऑनलाइन ही एफआईआर करा सकते हो। मेल भेज के थाने के अंदर, थाने को मेल करके आप अपनी एफआईआर रिकॉर्ड करा सकते हो। अगर आप वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपकी ईमेल के जरिए भी एफआईआर रिकॉर्ड कर लीजिए। तो एक नई पहल स्टार्ट की है। किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने की है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला। अब आपसे मैं पूछूं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी जम्मू कश्मीर क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां के अभी इलेक्शन हुए, तो वहां के सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला क्या है वहां के क्या है? सीएम है। आपसे आपके पूछे कि राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा क्या है वहां के? मनोज सिन्हा क्या है? मनोज सिन्हा क्या है वहां के? सिन्हा राज्यपाल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो अब देखते हैं, अगर जो एफआईआर होगी, इस एफआईआर का नंबर क्या रहने वाला है। अगर कोई एफआईआर ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसका एफआईआर संख्या क्या होगी? 17/2025 से क्या है ये एफआईआर क्या रिकॉर्ड की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलिस स्टेशन में ईएफआईआर दर्ज कराने की एक डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और क्या अब आप शिकायत है जो आपकी एफआईआर वो ईमेल के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हो। और जो एफआईआर संख्या होगी 17/2025 से क्या के रूप में पंजीकृत की जाएगी। ठीक है, तो अब आपको ऑनलाइन भी आप शिकायत करा सकते हो। हाल ही में किस राज्य ने बेलूर गांव में सदियों से पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? कौन सा गांव है बेटा? बेलूर गांव। ठीक है बेटा, कौन सा गांव है? बेलूर गांव में। ठीक है, बेलूर गांव अब कहां पे है? आपके मन में होगा कि बेलूर गांव कहां पे है। तो बेलूर गांव की मैं बात कर दूं तो बेलूर गांव कहां है? केरल के अंदर है। ठीक है, कहां पे? केरल के अंदर। ठीक है, कहां पे? केरल के अंदर बेलूर गांव है। अब यहाँ कौन सी आत्मा पूजा, मतलब किसके अवशेष मिले? आत्मा पूजा की बात करें, आत्मा पूजा, आत्मा में पूजा मतलब भूतों की पूजा। किसके बेटा? भूतों की पूजा, भूतों की पूजा वहां की जाती है। ठीक है, तो उसके वहां पे अवशेष मिले हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी और सर्वे डिपार्टमेंट होता है, जो पुरातात्विक विभाग होता है, वो क्या है, खोज करता है। और उसने अभी वहां पे खोज की, वहां कुछ अवशेष पाए गए कि वहां प्राचीन, मतलब 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास, कब? 16वीं व 17वीं शताब्दी के, 16वीं या 17वीं शताब्दी के क्या है, शताब्दी के लोग क्या है, आत्मा या भूतों की पूजा करते हैं। मतलब आज का टाइम नहीं है, आज ही क्या है कि भूत अपन बोलते हैं या नहीं है, पूजा करते हैं कि लोग टूने करते हैं, तांत्रिक विद्या करते हैं। आप देख सकते हो कि आज से बहुत साल पहले 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर भी लोग क्या ऐसे काम करते थे। तो इसके क्या कुछ अवशेष मिले हैं, वो कहां पे मिले हैं? बेलूर गांव, केरल के अंदर इसके अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। तो केरल के बेलूर गांव में भूली बिसरी परंपरा से जुड़ी अहम खोज हुई है। यहाँ घर बनाने की मिट्टी खोदने के दौरान कई प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां मिली है। ठीक है, घर बनाने की मिट्टी खोद रहे थे उस टाइम क्या प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां मिली है, जो कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के अवशेष माने जाते हैं। और इस आकृतियों के क्या संकेत देती है कि यहाँ क्या भूतों की पूजा प्रचलित थी। मतलब क्या इस एरिया में क्या भूतों की पूजा की जाती थी। भूतों की पूजा क्या यहाँ पे काफी प्रचलित थी। जब यहाँ मिट्टी खुदाई हो रही थी तभी क्या है, अवशेष मिले। तो कहां पे मिले? केरल के अंदर मिले, बेलूर गांव के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहां होने जा रहा है? तो हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेले की मैं बात करूं तो इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो इसके आयोजन की बात करें
ठीक है। बागवानी मेले के आयोजन की बात करें तो राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन कहां पे, बेंगलुरु कर्नाटक में किया जा रहा है। कहां पे, बेंगलुरु कर्नाटक में क्या इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन बी हमारा क्या है राइट आंसर होने वाला है। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट है जो हमारा हॉर्टिकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट, उसने 5 से क्या है 7 मार्च 2024 तक बेंगलुरु के बाहरी इलाके में क्या 3 दिवसीय एक राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन करने जा रही है। अब मेन इंपोर्टेंट क्या है इसमें, थीम क्या है, आपको थीम याद रखनी है क्योंकि हर बार आजकल क्या थीम भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इस बार क्या थीम थी, तो नेक्स्ट जेन, मतलब नेक्स्ट जेन का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लीड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसकी थीम क्या रखी है इन्होंने, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लीड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या इसकी थीम रखी है। तो आपसे पूछे कि बागवानी मेले का आयोजन कहां पे किया जा रहा है, तो बागवानी मेले का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, हाल ही में उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो कहां पे, कौन से क्रम का है बेटा, पहले बात करूं 9वां है, कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे, पुरी। अब पुरी कहां पे है, पुरी है उड़ीसा के अंदर, पुरी कहां पे, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, इसका हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जेपी नड्डा जी। कौन है बेटा, जेपी नड्डा जी क्या है, स्वास्थ्य मंत्री। अब ये क्या है, राज्यसभा सांसद है और बीजेपी के क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो इन्होंने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा, क्या इनको राज्यसभा सांसद बनाया गया और इनको क्या बनाया गया है, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। तो इन्होंने क्या इसका उद्घाटन किया। ऑप्शन सी हमारा क्या है राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मतलब जेपी नड्डा जी ने 28 फरवरी 2025 को पुरी के उड़ीसा में क्या है, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अच्छे और अनुकरणीय प्रथाएं और नवाचार में का 9वें शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। मतलब देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को और कैसे मजबूत किया जाए, उसमें किस तरह के नए नवाचार किया जाए, किस तरह की नई टेक्नोलॉजी जोड़ा जाए और लोगों को कौन सी कैसी स्कीम है या योजना है उनका लाभ मिले। ठीक है, उनको और बढ़ाने के लिए क्या है, 9वां शिखर सम्मेलन कहां पे किया, स्वास्थ्य 9वां शिखर सम्मेलन कहां पे किया, उड़ीसा के पुरी के अंदर किया है। तो ठीक है, तो किसने किया, जयप्रकाश नड्डा हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उनके द्वारा किया गया। हाल ही में कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे रहा है, तो भारत की तरफ से कौन सा बैंक है जो कि S&P, ठीक है, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, रैंकिंग में क्या फर्स्ट ऊपर रहा है या शीर्ष स्थान पे रहा है, तो कौन सा है वो, सस्टेनेबिलिटी के अंदर क्या शीर्ष पे रहा है, तो कौन सा बैंक है। तो मैं बात करूं भारत की तरफ से वो कौन है बेटा, यस बैंक रहा है। कौन, यस बैंक क्या शीर्ष स्थान पे रहा है। ठीक है, कौन, यस बैंक क्या शीर्ष स्थान पे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो यस बैंक लगातार 3 वर्षों से भारत का सबसे उच्च रेटेड सतत विकास, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक 2025 का बैंकों के मूल्यांकन में क्या है, 780 वैश्विक कंपनियों के स्थान में भारत का क्या एकमात्र बैंक है। वर्ल्ड से क्या टोटल 780 कंपनियां क्या इसके अंदर शामिल की गई, और भारत की तरफ से क्या सिर्फ एक ही बैंक में इसका नंबर आया है, और वो बैंक कौन सा है, यस बैंक का, जिसने S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की जारी हुई है, और इसके अंदर शीर्ष स्थान पे कौन रहा है भारत की तरफ से, यस बैंक रहा है। कौन है, यस बैंक रहा है। हाल ही में माउंट फेंटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। तो माउंट बेंट ज्वालामुखी कहां है, कौन सा बेटा, कौन सा, माउंट फेंटेल, कहां, माउंट फेंटेल ज्वालामुखी की बात करें तो ये कहां पे है, और उसमें क्या भारी मात्रा में क्या निकला है, मीथेन निकला है। ठीक है, मीथेन निकला है। ठीक है, मीथेन गैस का रिसाव हुआ है। जब मीथेन गैस निकली इसको हम CH4 बोलते हैं। ठीक है, CH4 यहां से निकली है। तो ये ज्वालामुखी कहां पे है, तो ये ज्वालामुखी कहां है, इथोपिया में। कहां पे बेटा, इथोपिया में है। कहां पे, इथोपिया के अंदर क्या है, निकली है। कहां पे, इथोपिया। कहां पे, इथोपिया के अंदर ये ज्वालामुखी पाया गया। ठीक है, इथोपिया के अंदर निकला है। कौन सा ज्वालामुखी में निकला है, माउंट फेंटेल ज्वालामुखी। कौन सा, माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहां पे, इथोपिया में निकल, इसमें भारी मात्रा में मीथेन गैस या CH4 का क्या रिसाव हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो माउंट फेंटेल ने बहुत ही बड़ी मात्रा में मीथेन प्लम का उत्सर्जन किया, जो कि एक अत्यंत दुर्लभ ज्वालामुखी की क्या है, घटना है। ठीक है,
ये किसके रूप में निकला? ये घटना बर्फ के रूप में वर्णित की है, मतलब क्या है, बर्फ के रूप में निकली है। ठीक है, जब गैस जम जाती है तो किसके, शुष्क बर्फ के रूप में क्या वो निकलती है। और जिसका अर्थ है गैस का अचानक बड़ी मात्रा में निकलना और जलवायु परिवर्तन क्या इसके प्रभाव की जांच करना। क्यों? आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धीरे धीरे क्या हर साल गर्मी का मौसम बढ़ते जा रहा है और ज्वालामुखी या अपने पर्यावरण है या इन्वायरमेंट की क्या घटनाओं में चेंज हो रहा है, बेमौसम बारिश होना, ओलावृष्टि होना, ये सब होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अचानक से क्या है, ज्वालामुखी मतलब ज्वालामुखी फटते हैं कि ये बहुत अचानक से वो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है और जो मिथेन निकली गैस CH4 निकली है वो क्या एक बर्फ के रूप में निकले। तो वो एक क्या बहुत बड़ा चिंता का विषय इन्वायरमेंट के लिए या जो रिसर्च डिपार्टमेंट है इसके लिए बन गया है कि इस तरह ज्वालामुखी कैसे फटा है। ठीक है, हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ? कौन सी बेटा आत्मकथा है? दिया, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। दिया सलाई, कौन सा? दिया सलाई का विमोचन। किसका? दिया सलाई क्या है? ठीक है, तो स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर छपेगा। तो दिया सलाई की जो आत्मकथा है वो किसकी है? कैलाश सत्यार्थी। किसकी बेटा? कैलाश सत्यार्थी। अब कैलाश सत्यार्थी कौन है? ठीक है, इनको क्या है, कुछ टाइम पहले इनको क्या नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इनको मिला था नोबेल पीस पुरस्कार मिला था, नोबेल पीस पुरस्कार, नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 2013 में इनको, 2013-14 में क्या इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, 2014 के अंदर क्या इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बचपन बचाओ आंदोलन किया था। ठीक है, और पाकिस्तान की तरफ से जो एक महिला थी उनको भी क्या है नोबेल प्राइज मिला था। तो भारत की तरफ से उस टाइम कौन थे नोबेल पीस प्राइज वाले? कैलाश सत्यार्थी थे। इनकी आत्मकथा है या इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जिनका बायोग्राफी का हाल ही में क्या है विमोचन किया गया, उसका नाम क्या है? दिया सलाई। क्या है? दिया सलाई। तो किसकी है? कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन सी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई का क्या है विमोचन किया गया। ये आत्मकथा उनके जीवन की यात्रा, संघर्ष और बच्चों के शोषण को मुक्त कराने के अभियान से प्रेरित करती है। किससे संबंधित है ये आत्मकथा? उनकी जो बच्चों को, जिन्होंने उनके जीवन की यात्रा कैसी है, उन्होंने कितना संघर्ष किया है और उन बच्चों को उन्होंने शोषण से मुक्त कराया है, चाहे बाल श्रम है, यौन शोषण है, इन बहुत सारे किस तरह के बच्चों के साथ क्या उत्पीड़न होता है, इनसे उनको छुड़वाया है, मुक्त कराया है। और जो NGO चला रहे हैं और उनका जो संघर्ष है इसको क्या ये ब्याह करते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर लिखी गई है। ठीक है, तो किस दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की। हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ के ओपन का खिताब जीता है? हाल ही में छत्तीसगढ़ ओपन खिताब किसने जीता है? छत्तीसगढ़ ओपन खिताब की बात करूं तो किसने? शौर्य भट्टाचार्य जीता है। किसने बेटा? शौर्य भट्टाचार्य। और इनामी राशि की बात कर लेते हैं। इनामी राशि कितनी है इसके अंदर? इनामी राशि की मैं बात करूं, इनामी राशि कितनी मिलती है? इनामी राशि इसमें मिलती है 1 करोड़। कितनी? 1 करोड़ इनामी राशि इसके अंदर मिलती है। ठीक है, तो कितनी मिलती है? 1 करोड़ क्या इनमें इसमें इनामी राशि मिलती है। ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब दिल्ली के शौर्य भट्टाचार्य ने 249 स्कोर के साथ जीता है। उनको 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि भी दी गई। कितनी? 1 करोड़ की इनामी राशि इनको दी गई है। हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र बनाने जा रहा है? तो कौन सा बेटा? कृत्रिम अंग निर्माण। कौन सा? कृत्रिम अंग निर्माण। जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो कृत्रिम होते हैं, जो मतलब मैन मेड होते हैं, जो इंसान द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कृत्रिम अंग निर्माण का क्या है पहला एक सहायक उत्पादक केंद्र बन रहा है। कौन सा? सहायक उत्पादन केंद्र बन रहा है। सहायक उत्पादन केंद्र बनने जा रहा है। कहां पे बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है त्रिपुरा में। कहां पे? त्रिपुरा में बनने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कृत्रिम क्या होता है या आर्टिफिशियल क्या होता है? एक होता है नेचुरल, एक होता है कृत्रिम या आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है? जैसे क्या कि मेरे हाथ पैर जो अंगुलियां हैं ये क्या सब नेचुरली है, क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनी हुई है। इंसान के जो होते हैं वो क्या जन्म से होता है, वो क्या होता है? नेचुरल होता है। कई बार आपने देखते होंगे कि किसी क्या है प्लास्टिक का एक पैर होता है या मतलब एक प्लास्टिक का हाथ होता है या जो रबर का हाथ बोल सकते हैं, तो वो क्या होता है? मैन मेड होता है, मतलब इंसान द्वारा बनाया जाता है। और वो क्या होता है? एक तरह फैक्ट्री में बना हुआ था। ठीक है, उसमें क्या वो क्या प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल तरीके से बना हुआ होता है। जैसे अपन के एक्सीडेंट होने के बाद किसी के कृत्रिम हाथ लगाते हैं, कृत्रिम पैर लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्या कृत्रिम अंग बनाने के लिए, ठीक है, आर्टिफिशियल अंग बनाने के लिए, बॉडी के पार्ट बनाने के लिए क्या एक सहायक उत्पादन केंद्र बनने जा रहा है। कहां पे? वो त्रिपुरा के अंदर बन रहा है। कहां पे? त्रिपुरा के अंदर बनने जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम त्रिपुरा के
सिपाही जाला जिले में क्या है, एक अपना क्या एक सहायक उत्पादन केंद्र बनाने जा रहा है, जो कितना करोड़ का होगा, 45 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बनेगा। और इसमें क्या है कि सेवा वितरण में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, कितना 45 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे और जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं एक्सीडेंट में अपने हाथ पैर वगैरह कुछ खो देते हैं, तो उनको क्या काफी नीड होती है। हाल ही में देश में शीशा रहित पेरोव्स्काइट एलईडी कहां विकसित की जा रही है? कौन सी बेटा? पेरोव्स्काइट एलईडी। ठीक है, पेरोव्स्काइट एलईडी। ठीक है, आजकल क्या अपन फोन या लैपटॉप लेके आते हैं, उसमें क्या जो स्क्रीन होती है, जो हमारी स्क्रीन होती है क्या है, वो दो तरह की होती है। एक क्या होती है, ओलेड होती है, एक होती है ओलेड होती है, इसको हम बोलते हैं ओलेड स्क्रीन है। एक होती है, एक क्यू एलईडी होती है, एक ओ एलईडी होती है, एक क्या होती है, क्यू एलईडी होती है। अब दोनों में फर्क क्या होता है ये देखो। ओ का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल एलईडी। ठीक है, ओरिजिनल एलईडी। क्यू का मतलब होता है क्वांटम एलईडी। ठीक है, एक होती है ओरिजिनल एलईडी, एक होता है क्वांटम एलईडी, ये होता है। ठीक है, तो ओलेड बोलते हैं ना, ओलेड वो क्या होता है, ओ एलईडी होता है, मतलब ओरिजिनल एलईडी मतलब। ठीक है, ये क्या होता है, क्वांटम एलईडी। क्वांटम मतलब क्या, छोटा, और इसकी एफिशिएंसी क्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आप कुछ फोन लेके आते हो, कुछ लैपटॉप लेके आते हो, जो क्या है 180 डिग्री पे रोटेट हो जाता है, इस तरह हो जाते हैं उनके। जैसे सैमसंग का एक नया फोन चल रहा है, ठीक है, आजकल गैलेक्सी जेड फोल्ड करके चलता है। ठीक है, उसमें क्या है कि उसकी जो स्क्रीन है वो भी ऐसे फोल्ड हो जाती है। ठीक है, आप पूरा खोलोगे तो जैसे इस तरह खोल रहे हो तो ऊपर स्क्रीन है, इस तरह खोलोगे तो पूरी स्क्रीन हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्रीन मतलब अंदर से फोल्ड हो रही है, फिर भी स्क्रीन में कुछ आपको ऐसे कुछ मोड़ या उसमें दिखता नहीं, पट्टी नहीं बन रही है, इसमें ऐसे जुड़ी हुई कैसे है, कैसे चल रही है, आप सोचते होंगे ना। तो वो कौन सी स्क्रीन होती है, वो होती है बेटा ओलेड स्क्रीन होती है, इसको ओलेड ओरिजिनल एलईडी बोलते हैं। और क्वांटम एलईडी होती है, जो क्यू एलईडी होती है, वो ज्यादा एफिशिएंसी होती है और छोटी होती है आकार में। ठीक है, एफिशिएंसी इसकी ज्यादा होती है, मतलब जो नया रूप होता है वो क्वांटम के रूप में आता है। ठीक है, ये याद रखना। तो वो कौन सी ओलेड होती है। ठीक है, तो ये कहां पे बढ़ने जा रहा है, प्रोस्क्वाइड एलईडी का विकसित कहां हो रहा है, प्रोस्क्वाइड एलईडी कहां पे विकसित होने जा रही है, हैदराबाद के अंदर। कहां पे, हैदराबाद। ऑप्शन सी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। जहान-ए-खुसरो 2025 महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जहान-ए-खुसरो 2025 के महोत्सव की मैं बात करूं तो कौन सा महोत्सव है, जहान-ए-खुसरो महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया और किसने किया? जहान-ए-खुसरो ये हुआ नई दिल्ली में। कहां पे हुआ? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या इसका आयोजन है, पीएम द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इसका आयोजन किया गया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, और किसको समर्थी में किया गया? तो अमीर खुसरो की, किसकी बेटा? अमीर खुसरो की स्मृति में ये किया गया। अब की बार इसका कौन सा संस्करण था? तो अब की बार क्या 25वां संस्करण था, 25वां संस्करण था। और शुरू कब हुआ था? 2001 से क्या ये शुरू हुआ, सन 2001 से क्या ये शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा क्या राइट आंसर होगा। जहान-ए-खुसरो 2025 कहां पे शुरू हुआ? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आयोजन किया था, उद्घाटन किया था। अमीर खुसरो की स्मृति है, उनको याद करते हुए किया जाता है। और 2001 में शुरू हुआ और अब की बार कौन सा संस्करण था? 25वां था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव जहान-ए-खुसरो 2025 का क्या उद्घाटन किया है। यह महोत्सव अमीर खुसरो की स्मृति, जो कि सूफी संगीत, कवि, नृत्य और समर्पित है। ठीक है, उनको समर्पित या उनको याद करते हुए यह महोत्सव किया जाता है। और इसका कौन सा अब की बार 25वां संस्करण था। ठीक है, 2001 में क्या ये शुरू हुआ था। ठीक है, 2001 में ये शुरू हुआ था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहां से लॉन्च किया है? कौन सा बेटा? एक राष्ट्र एक बंदरगाह, एक राष्ट्र एक बंदरगाह। ठीक, एक राष्ट्र एक बंदरगाह। जिस तरह क्या एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड, इस तरह बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है। तो उस तरह क्या एक नई स्कीम आई है, वन राष्ट्र वन बंदरगाह। ठीक है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह। और कौन सा? एक मैत्री ऐप भी है। ठीक है, वो एक है मैत्री ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसका एक राष्ट्र एक बंदरगाह लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या है? मतलब भारत के अंदर जितने भी बंदरगाह हैं उनका क्या संचालन एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, उनका संचालन है, उनका कामकाज क्या एक जैसा होना चाहिए। और वो क्या सभी है बंदरगाह अपने जो सरकार द्वारा बनाए हुए मापदंड है उन सबको क्या फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो उनकी सबकी कार्यशैली क्या है, सबका उनका सुचार करने का तरीका, संचालन करने का तरीका एक जैसा होना चाहिए। इसलिए क्या है, और उनका इसलिए क्या ये शुरू किया गया है। ठीक है, उन सब पे क्या एक जैसे नियम लागू होने चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि हर राज्य में अलग है तो उस राज्य के नियम लगे, हर राज्य अपने अकॉर्डिंग चलाए, ऐसा नहीं कि पूरे भारत में जितने बंदरगाह है वो क्या सब एक तरह ही चलने चाहिए। इसलिए क्या है, हमारे जो केंद्रीय जहाज मंत्री है, केंद्रीय जहाज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, कौन, सर्बानंद सोनोवाल जी ने क्या है, सर्बानंद सोनोवाल ने क्या है ये स्कीम लॉन्च की है, सोनेवाल ने क्या स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, सोनेवाल ने। तो कहां पे की है, ये मुंबई के अंदर शुरू की गई, कहां पे, मुंबई के अंदर शुरू किया गया, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। तो केंद्रीय बंदरगाह, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 27 फरवरी 2025 को मुंबई के दो प्रमुख पहल लॉन्च किए। कौन सी, एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया, और दूसरा क्या है, मैत्री ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो समुद्री का बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करना, व्यापार को बढ़ावा देना और डिजिटलाइजेशन करना, ठीक है, समुद्र का जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत किया जाए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए बंदरगाहों का, ठीक है, व्यापार को मजबूत किया जाए और उनका सबका संचालन क्या एक जैसा होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने एक मैत्री ऐप लॉन्च किया और वन बंदरगाह, एक राष्ट्र एक बंदरगाह इन्होंने स्कीम शुरू की है। सशक्त भारत पत्रिका किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की जाती है, कौन सी बेटा, सशक्त भारत पत्रिका की मैं बात करूं तो सशक्त भारत पत्रिका कौन लॉन्च करता है, सशक्त भारत पत्रिका कौन सा मंत्रालय लॉन्च करता है, पत्रिका किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की, किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा। अब ये इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मतलब वीरता, क्या है, वीरता, ठीक है, क्या है, वीरता या जो शौर्य है या जो बलिदान है, ठीक है, ठीक है, वीरता शौर्य बलिदान जो हमारे देश के लिए सैनिकों ने दिया है, इन सबको याद करते हुए उनके बारे में क्या इस पत्रिका में बताया जाता है, ठीक है, तो उनके लिए पत्रिका ये निकाली जाती है, ठीक है। तो कौन सा मंत्रालय जारी करता है, सशक्त भारत पत्रिका रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो रक्षा मंत्री कौन है, हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने 21 फरवरी 2025 को अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का क्या विमोचन किया है, जिसे क्या सशक्त भारत बल के जो वीरता है, देशभक्ति है, बलिदान है, उन पे आधारित कविताओं और रक्षा मंत्रालय की नीतियों का उल्लेख इसमें क्या है लिखा हुआ है। मतलब अर्धवार्षिक पत्रिका जारी हुई है और जिन लोगों ने इसके अंदर क्या लिखा है, देशभक्ति के बारे में लिखा है, बलिदान के बारे में लिखा है, वीरता के बारे में लिखा है और रक्षा मंत्रालय के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और किसने लॉन्च की है, ये हमारे रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि सशक्त भारत पत्रिका किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की जाती है। अभी हाल ही में चर्चा में रही नासा का पंच मिशन का संबंध किससे है, कौन सा बेटा, पंच मिशन, कौन सा बेटा, पंच मिशन की मैं बात करूं तो किसने शुरू किया है, नासा ने शुरू किया, किसने, नासा ने शुरू किया, ठीक है। ये किसका इसका उद्देश्य क्या है, सूर्य की रिसर्च करेगा, सूर्य और वायु मतलब सोलर और विंड का, किसका, सोलर एंड विंड का क्या रिसर्च करेगा, मतलब सूर्य का रिसर्च करने के लिए क्या है ये सूर्य और वायु या सूर्य के रिसर्च के लिए क्या ये मिशन लॉन्च किया गया, कौन सा, पंच मिशन लॉन्च किया गया, कौन सा, पंच मिशन, किसने किया, नासा ने किया, किसके लिए किया, सूर्य के लिए किया, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन ए इज द राइट। पंच मिशन नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसमें सूर्य की भारी परत यानी कोरोना और सौर वायुमंडल के अध्ययन के लिए डिजिटलाइजेशन किया गया। ये 4 छोटे उपग्रहों का एक समूह होगा जो मिलकर क्या है सूर्य के चारों ओर घूमते हुए उसकी तस्वीरें भी क्या हमें भेजेगा। तो किसके लिए शुरू किया गया, पंच मिशन सूर्य के लिए किया गया, सूर्य के बारे में अध्ययन किया जाएगा। 4 छोटे मिशन का एक समूह है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, उसके बारे में रिसर्च करेगा और ये हमें उसकी तस्वीरें उसके बारे में जानकारी देगा। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की मैं बात करूं तो ये हर साल कब मनाया जाता है, 1 मार्च को क्या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जो विश्व में जो नागरिक रह रहे हैं, इस धरती पे जो लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा है, उनके अधिकार है, उनके बारे में बताना, उनको जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए क्या ये बनाया जाता है। ठीक है, अब की बार मेन क्या है, इसकी थीम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो थीम क्या है, नागरिक सुरक्षा और जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी। क्या है, नागरिक सुरक्षा और जनसंख्या सुरक्षा की गारंटी क्या है इसकी थीम है। तो हर साल क्या 1 मार्च को क्या विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा क्या इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है, किसके द्वारा चलाया जाता है, ये अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा चलाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। और अब की बार की थीम क्या थी, नागरिक सुरक्षा और जनसंख्या सुरक्षा की गारंटी क्या है अब की बार इसकी थीम थी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे आज के कुछ एमसीक्यू थे इंपॉर्टेंट। अब हम वन लाइनर देखेंगे जिससे आपका प्रीवियस ईयर रिवाइज होगी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1928 में क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की क्या है स्थापना हुई थी।
युद्धोपोत्तमाल को भारत की किस सेना में शामिल किया गया? तो युद्धोपोत्तमाल के भारत की नौसेना में शामिल किया और रूस के सहयोग से ये बनाया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए का मुख्यालय कहां पे है? तो नई दिल्ली में क्या इसका मुख्यालय। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए वीजा घोषणा की। वो नया वीजा कौन सा है? गोल्डन कार्ड वीजा। कौन सा? गोल्डन कार्ड वीजा, मतलब 44 करोड़ रुपए दो इंडिया के अकॉर्डिंग और आप वहां पे क्या वीजा ले सकते हो और वहां की नागरिकता ले सकते हो। तुहिन कांता पांडे को क्या हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष बनाया गया है? तो कौन से क्रम के? 11वें क्रम के क्या अध्यक्ष बने हैं। विश्व एनजीओ दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्थायी भविष्य के लिए जमीनी आंदोलन को सशक्त बनाना है। विश्व एनजीओ दिवस की थीम क्या थी? स्थायी भविष्य के लिए क्या है? जमीनी आंदोलन को सशक्त बनाना। न्यूकुम यूलो उत्सव के दौरान किस देवी की पूजा की जाती है? तो न्यूकुम यूलो उत्सव कहाँ? अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है। यहाँ समृद्धि की देवी क्या पूजा की जाती है और हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी द्वारा क्या इसका उद्घाटन किया गया? अरुणाचल प्रदेश का। आपको ये याद रखना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी और किसके लिए बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान 2025 की थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को क्या है? सशक्त बनाना है। और हमारे जो चंद्रशेखर रमन है जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, इनको याद करते हुए क्या ये दिवस है? विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। किस एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने उड्डयन यात्री कैफे का उद्घाटन किया? तो हाल ही में क्या है? उड्डयन यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया। तो कहां पे किया है? चेन्नई के अंदर होगा है। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह का अनावरण किया गया? तो सर्बानंद सोनोवाल द्वारा क्या इसका उद्घाटन किया गया? एक राष्ट्र एक बंदरगाह द्वारा किया गया। तो ये हमारे आज के कुछ वन लाइनर थे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आपके लिए? एशिया में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? इन चारों में आपको बताना। अमर्त्य सेन, अलेबर कामू, रविंद्रनाथ टैगोर, हरमन स्टोनडिगर। तो एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? कॉमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे और अपनी तैयारी को जारी रखें और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू।